प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह दम तोड़ दिया। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहां से? स्कूल वाले लिखवाते हैं कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर भेजो। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों पर इस जगह की परछाई भी ना पड़े। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। यह बेबसी और चीख है उस परिवार की जिनकी 19 साल की बेटी के साथ साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। चल क्या रहा है आपके सामने? ये थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। सर, ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? मुझे आई डोंट नो। साल 2020 याद कीजिए, पूरा देश घरों में कैद था। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ दो चीजें ही तैर रही थी, एक कोरोना वायरस का खौफ और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत केस का लिमिटलेस मीडिया ट्रायल। ठीक उसी शोर शराबे के बीच 14 सितंबर को देश में एक ऐसी वारदात होती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। 19 साल की एक जवान दलित लड़की के साथ ऊंची जाति के 4 रसूखदार मर्द सामूहिक बलात्कार और बर्बरता करते हैं। 2 हफ्ते बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। जो घटना को अंजाम देते हैं उन पर रेप का चार्ज क्यों नहीं लगा? ऐसे में क्या मौत के बाद उस लड़की को न्याय मिल पाया? इसी खौफनाक और कड़वी हकीकत के पन्नों को दोबारा पलटती है G5 पर आई नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाथरस 16 डेज। आप चाहें तो इस रिव्यू को यहीं पॉज करके पहले इस 1.5 घंटे की सीरीज को देख आइए, फिर मेरा रिव्यू देख लीजिएगा। आपको पता ही है, यह कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं, बल्कि यह उन 16 दिनों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। आप वापस 6 साल पीछे चले जाएंगे। देखते वक्त सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। 3 एपिसोड, लगभग आधे घंटे के हर एपिसोड। यह सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए, मैं आपको 3-4 मिनट में बताता हूं। मुझे पता है आपका समय कीमती है, इसलिए आप मुझे इतना समय तो दे ही सकते हैं। डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम ने इस सीरीज को पीड़िता के दर्दनाक रिकॉर्डेड बयानों, न्याय की आस में भटकते उसके बेबस परिवार के आंसुओं और मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के दावों से बुना है। वकीलों से भी बातचीत की गई है और सबसे जरूरी कि इसमें उन नीडर ग्राउंड पत्रकारों और लोकल जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज को भी शामिल किया गया है जिन्होंने उस वक्त सिस्टम के कड़े पहरे और भारी दबाव के बावजूद हाथरस की जमीन से सच को बाहर निकालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। नो डाउट सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तनुश्री पांडे के इंटरव्यूज को मिले हैं, क्योंकि सबको याद ही होगा कि कैसे वो लड़की पुलिस वालों से और सिस्टम से भिड़ गई थी। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में उलझाया जा रहा था। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से लड़कर इसकी रिपोर्टिंग की थी। उनके अलावा निधि सुरेश, अमील भटनागर, रुबका लियाकत और कुछ लोकल जर्नलिस्ट के बाइट्स भी हैं, क्योंकि लोकल जर्नलिस्ट ने ही पीड़िता के बयान को रिकॉर्ड किए थे। डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम ने इस डॉक्यूमेंट्री में लीनियर फ्लो को अपनाया है, यानी कहानी को एक सीक्वेंस में घटना वाले दिन से लेकर घटना के बाद के 16 दिनों तक क्या क्या हुआ इसको दिखाया है, जिसे देखते वक्त आप अंदर से हिल जाते हैं। जैसे ही उस वक्त के न्यूज क्लिप्स सामने आते हैं, आप सीधे 6 साल पीछे चले जाते हैं। 2020 का वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री में उन असहज करने वाले दृश्यों को भी दिखाया गया है जहां आरोपी पुलिस की कस्टडी में हाथ लहराते हुए जा रहे हैं, जो उनकी नीचता और सिस्टम के प्रति बेखौफी को साफ उजागर करता है। रवि, जो वन ऑफ द एक्यूज्ड था, उसके पिता के बयान जब आप सुनेंगे ना कि खरबूज छुरी पर गिरेगा तो फटेगा ही, वो सुनते ही आप उस इलाके का माइंडसेट पता कर सकते हैं। वकील का भी स्टेटमेंट बड़ा अजीबोगरीब लगेगा, आप देखिएगा तब पता चलेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सब कुछ आपको यहीं बता दूं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको बता रहा हूं उससे ज्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर, और यह सीरीज केवल एक रिटेलिंग नहीं है। सो अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब तो पता ही था, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है अभी तक। जैसे डॉक्यूमेंट्री इस बात की पड़ताल करती है कि नाजुक स्थिति में पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की जगह सफदरजंग अस्पताल क्यों शिफ्ट किया गया। क्या चीजों को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की गई थी, इसकी भी पड़ताल है। चंद्रशेखर रावण के स्टेटमेंट्स है।
सबसे बड़ी बात कि जर्नलिस्ट तनुश्री पांडे का फोन टैप क्यों किया गया था। जब वो पीड़िता के भाई से बात कर रही थी, उस दौरान उनका फोन टैप किया गया और फिर उनकी बातचीत को एक मीडिया हाउस को दिया गया, जिसने गलत सलत तरीके से चीजों को पेश किया। मीडिया को क्यों दिया गया? कहने का मतलब है कि मीडिया में भी दोनों तरह से इस जघन्य अपराध को दिखाया जा रहा था। वो कैसे, इसको आप सीरीज देखिएगा तब पता चलेगा। एक और बात, डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त मुझे रूबिका लियाकत के इस बयान से भी बड़ा अजीब सा लगा, जब उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारा फोन टैप क्यों नहीं किया, हम भी तो ग्राउंड पर थे, मेरा एयरपोर्ट खो गया तो क्या सरकार पर आरोप लगा दूं। एक पत्रकार जब इस तरह की बातें करती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, वो भी रूबिका लियाकत, जिन्होंने खुद इस घटना की रिपोर्टिंग की थी। और इस तरह के संवेदनशील मामले पर कम से कम ऐसी बात बोलकर एक तो आप अपने करे धरे को धंच कर रही हैं और दूसरों के काम पर सवाल उठा रही हैं। डॉक्यूमेंट्री का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जो दिखाता है कि कैसे इस जघन्य बलात्कार के मामले को ऑनर किलिंग में बदलने की साजिश रची गई। खुद पत्रकार तनुश्री पांडे को पुलिस ने बुलाकर उनके दिमाग में यह आइडिया डालने की कोशिश की थी कि क्या आपने कभी सोचा है कि यह ऑनर किलिंग भी हो सकती है, जिस पर तनुश्री का कड़ा रुख था कि यह काम जांच एजेंसियों का है, वे मीडिया को यह थ्योरी क्यों फीड कर रहे हैं। घटना के 8 दिनों के बाद मेडिकल जांच हुआ था। इस पर खुद गायनोकोलॉजिस्ट ने भी माना था कि इतने दिनों बाद बलात्कार साबित होना नामुमकिन था। इसलिए तकनीकी रूप से लैक ऑफ एविडेंस के कारण आरोपियों पर रेप का चार्ज नहीं लगा। वहीं डीजीपी का तर्क था कि जब पीड़िता ने खुद शुरुआती दिनों में बलात्कार का जिक्र नहीं किया तो बिना उसकी सहमति के मेडिकल चेकअप कैसे होता, जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि पीड़िता ने शुरुआत से ही कराहते हुए जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल किया था और बताया था कि आरोपी संदीप ने उसका गला दबाया था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस सीन को आप देखते वक्त रो देंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर सबको समझ में आ रहा था कि गलत तो हुआ था, जांच बेहतर तरीके से हो सकता था। और तो और आज घटना के लगभग 6 साल बाद भी पीड़िता का परिवार एक अलग तरह की त्रासदी झेल रहा है। उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा तो मिला, लेकिन पिछले 5 सालों से वे एक तरह से अपने ही घर में हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रह रहे हैं। कुल मिलाकर हाथरस 16 डेज पत्रकार अमील भटनागर के इस बयान के इर्द गिर्द घूमती है कि हमारा काम आपको फैक्ट्स देना है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके। और ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स तो देती है, और एक फैक्ट ये है कि कास्ट क्राइम को लेकर एनसीआरबी का डेटा डराने वाला है, और वो ये है कि भारत में रोजाना 10 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, जिनमें से बेहद कम मामलों में कास्ट क्राइम के तहत केस दर्ज हो पाता है, जबकि यूपी पुलिस सुशासन के लिए जानी जाती है। मैं भी मानता हूं कि आने वाले समय में इस डॉक्यूमेंट्री का एक क्रिटिसिज्म ये होगा, और कई लोग ये मानेंगे कि यह डॉक्यूमेंट्री पत्रकार तनुश्री पांडे के नजरिए पर थोड़ा ज्यादा निर्भर दिखती है, पर सही पूछिए तो इस घटना को सबसे अच्छे से उन्होंने ही कवर किया था, और इसके लिए उन्हें जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल चुका है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल से 90 मिनट तो निकाल ही लेंगे, और उसे निकाल कर इस सीरीज को जरूर देखिए। अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो किसी दूसरे से लेकर देखिए, पर देखिए जरूर। देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आएगा कि क्या उस लड़की को न्याय मिला है। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।